ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, एक मिनट। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं 2 मोल अमोनिया, ये मोल है बेटा, 2 मोल अमोनिया रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ Cl2 चेंजिंग इनटू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो बेटा वो यहाँ पे दिखा रहा है, ये 2, ये 3, ये 6, इससे मुराद है 6 HCl हैं, 3 Cl2 हैं, Cl और Cl, और 2 मोल अमोनिया की हैं। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज द बॉन्ड एनर्जी। ये देखें बेटा, मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर हमें डेटा में बॉन्ड एनर्जीज प्रोवाइड करता है। डेल्टा एच, ये असल में डेल्टा था, वो बात को ऐसा होता है कि जब आप इसे टाइप करते हो उस वक्त तो ये साइन आ जाता है, लेकिन जब सेव करते हो तो सम टाइम ये थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है, तो माइंड नहीं करना आपने। बिटवीन अमोनिया एंड क्लोरीन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अब बेटा सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं, 3 स्कोर का क्वेश्चन है, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड। अब देखें बेटा, आप अगर यहाँ पे गौर से देखें तो पता है अमोनिया में, मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, जो हमें एग्जामिनर इंफॉर्मेशन बता रहा है, हम उसी इंफॉर्मेशन को बेटा यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ना 2 मोल ऑफ अमोनिया 3 मोल ऑफ Cl2, मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 2 मोल ऑफ अमोनिया, बल्कि एग्जामिनर ने ना अमोनिया को यूं दिखाया हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसके 2 मोल है, तो इसका मतलब है कि हम इसे 2 टाइम लिख सकते हैं बेटा। प्लस बेटा आपके पास 3 मोल ऑफ Cl2। 3 मोल ऑफ Cl2 से मुराद है कि हमारे पास एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl। ये बेटा आपके पास चेंज हो रहे हैं N2, N2 से मुराद है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। प्लस बेटा आपके पास 6 मोल ऑफ HCl। 6 मोल ऑफ HCl से मुराद है आपके पास एक HCl, सेकेंड HCl, थर्ड HCl, फोर्थ HCl, फिफ्थ HCl एंड 6। अच्छा, आपने ना पेपर में इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट है, तो आई रियली वांट कि आप लोग छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें लाजमी सीखें बेटा। और स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे ये अमोनिया इसलिए बनाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ अमोनिया। एक अमोनिया में 3 बॉन्ड है बेटा, 1, 2 एंड 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मोल में कितने बॉन्ड है बेटा, हमारे पास 3 बॉन्ड है। तो बेटा 2 मोल में कितने बॉन्ड हो गए आपके पास, ये देखें ना आप, टोटल कैलकुलेट करें, ये भी आपके पास 3 बॉन्ड है, तो टोटल बेटा कितने बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, 3 + 3 6 बॉन्ड। और अगर बेटा हम Cl2 की बात करें तो यहां पे हम 3 बॉन्ड ब्रेक करें। तो देखो पेपर में एग्जामिनर स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड, एक स्कोर इसका हमें दे रहा है। आपके पास एनर्जी रिलीज, एक स्कोर इसका दे रहा है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एक स्कोर इसका दे रहा है। 3 स्कोर बेटा हमारे पास इस तरीके से हैं। तो हम यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड की बात कर देते हैं। तो यहां पे बेटा मैं आपके सामने लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज के लिए बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो क्या है बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी। आपको याद है मैंने आपको कहा था बॉन्ड एनर्जी के लिए B.E हम लिख सकते हैं, ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय B.E हम लिख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन ये भी बेटा मैं इसलिए एक एक चीज, एक एक स्टेप बता रहा हूं, ताकि कल को जब आप कैलकुलेशन करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बेटा हमने 6 इसलिए किया, देखिए पेपर में ना इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 में 6 बॉन्ड होंगे,
यहाँ पे हम मोल की बात कर रहे हैं, 2 मोल अमोनिया में 6 मोल बॉन्ड होंगे, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे बेटा 3 मोल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो 3 मोल में 3 होंगे, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा हम यहाँ से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज देख लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है 390 और ये 240, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 390 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 240। तो जी बेटा, है कैलकुलेटर किसी के पास? काइंडली आंसर मुझे बता दीजिएगा, टाइप कर लें बेटा ताकि आसानी हो जाए। एक्यूरेटली आंसर बेटा मुझे आप बता दें, शाबाश। फिर उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं जी। थोड़ा सा आप लोग भी काम करें बेटा जी, शाबाश। जी बेटा, कितना आंसर आ गया है जी? सर 2820। 2820। दोबारा से बेटा देखिएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 390, ये कितना आ रहा है आपको पता है? ये 2340 आ रहा है, ऐसे ही है। प्लस जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 240, ये बेटा आपके पास 720 आ रहा है। इन दोनों को बेटा अगर आप ऐड करेंगे तो 3060 आ जाएगा। जी बेटा मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच। 3060। देखिए, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग ना यूज टू हो जाए इससे। जी जी बेटा, जी बिल्कुल जी, 3060 जी। ये हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड है। रिलीज में बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है एक, और हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड आपके पास है 6। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा एनर्जी गिवन आउट। तो क्या फार्मूला लिख रहे हैं बेटा? हम यहां पे पहले वही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, प्लस बेटा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 मोल HCl के हैं। bond energy of hydrogen and chlorine. Again, as I said earlier, examiner आपको ये वैल्यू देता है बेटा 945 एंड 430। तो ये बेटा आपके पास 945 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 430। अब बेटा मुझे आपने बताना है कि क्या आंसर आ रहा है, शाबाश। जी बेटा जी। मुश्किल कैलकुलेशन लगता है, मैंने बता दिए। जी बेटा, वेरी गुड बेटा, 3525। ये भी बेटा आपके पास किलो जॉल पर मोल, ये भी बेटा आपके पास किलो जॉल पर मोल। अब बेटा मुझे ये बताइएगा, रिक्वायर्ड ग्रेटर है या रिलीज? रिलीज बेटा आपके पास ज्यादा है। रिएक्शन क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? रिएक्शन क्या होना चाहिए बेटा अगर रिलीज हमारे पास ज्यादा हो रही है? तो एक्सोथर्मिक। हम बेशक यहां पे फार्मूला भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट। एक मिनट बेटा, किसी बच्चे ने मैसेज किया है, मैं उसे देखता हूं, सिर्फ एक मिनट। रिक्वायर्ड हमारे पास है 3060, रिलीज बेटा हमारे पास है 3525। इनके दरमियान जो डिफरेंस है, चूंकि रिलीज ग्रेटर है, आंसर विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मीन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। तो बेटा कितना आंसर आ जाता है आपके पास?
जी बेटा, शाबाश। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग 525 बेटा आंसर नेक्स्ट। अच्छा 525 आएगा बेटा, 60 हम 525 में से माइनस कर रहे हैं बेटा। देखो ना बेटा, 3060 माइनस 352, तो बेटा 465 है और आंसर है नेगेटिव -465 किलो जूल पर। तो ये बेटा हमारे पास वे होता है, ये बेटा हमारे पास प्रोसीजर है कि कैसे हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज इंशाल्लाह ताला इसको खत्म करेंगे, क्योंकि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है नंबर 1 एंडोथर्मिक की डेफिनेशन, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन, फिर उसमें बेटा हमने नेक्स्ट नंबर पे पढ़ा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। वाई एक्सिस पे हम कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे बेटा हम कैसे लिखते हैं। आफ्टर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फिर बेटा हम लोगों ने जो चीज डिस्कस की थी वो ये थी जी कि बॉन्ड एनर्जी डेफिनेशन उसकी क्या है। नॉर्मली बॉन्ड एनर्जी से मुराद होता है एनर्जी रिलीज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम इन गैसियस मॉलिक्यूल, वो बेटा हमने लिखा था। फिर बेटा हमने बॉन्ड एनर्जी की बेस पे डिसाइड किया रिएक्शन एंडो है या एक्सो है बेटा। अच्छा अब बेटा मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें हैं बड़ी सिंपल सी, और ये यूनिट हमारा ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, बहुत सिंपल सी, लेकिन आपको बताना लाजमी है। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग में हीट देता है, ऐसे ही है ना बेटा, हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग एक्सोथर्मिक में। अच्छा बेटा एक्सोथर्मिक में जब हीट गिवन आउट होती है, हीट रिलीज होती है, तो जो सराउंडिंग होगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरी इस बात को काइंडली एवरीवन गौर से सुनिएगा। लेट्स से आप ना किसी चीज को आग लगा देते हो जी, या ये जो घरों में आप कहते हो जी कि हमारे पास फायर है, ये मैंने बर्तन बर्नर से एक बना लिया या कोई भी चीज, यहाँ पे जो फायर है, ये जो कंबस्टन है, ये एक्सोथर्मिक है। अब इसके अलावा ये बंसन बर्नर समझ लें या कोई भी चीज आप समझ लें, ठीक है, कैंडल भी शेक कंसिडर, इसके अलावा वट एवर इज प्रेजेंट दैट इज सराउंडिंग। तो अगर आप इसके करीब बैठे हैं तो आपको फील होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोई वाटर रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं दे ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मैं लिख देता हूं बेटा, exothermic reaction increase temperature of surrounding। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ छोटी सी और एग्जांपल्स आप लोगों को बताता हूँ, फिर हम कुछ ग्राफ वगैरह भी पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक की ना कुछ कॉमन एग्जांपल। अच्छा मैं कुछ फिजिकल प्रोसेस लिखूंगा बेटा, कुछ बेटा हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो इसकी मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो है कंबस्टन। कंबस्टन से मुराद होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट कंबस्टन के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। नॉर्मली कंबस्टन के लिए बेशक आप लिख सकते हो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसी भी चीज को आप कंबस्ट करो, लेट्स से ये आपके पास है CH4, ये मीथेन गैस है, ये बेटा ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस
H2O लिक्विड। अच्छा, चूंकि टेम्परेचर याद है मैंने आपको बताया था हायर होता है, तो हम वाटर को लिक्विड के बजाय वाटर गैशियस लिखते हैं। ये चीज मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी। रीजन ये होती है ड्यू टू हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास हाई होगा तो हमारे पास ये होता है जी। अच्छा, कंबस्शन के अलावा कोई भी और हो सकता है, यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर आप इसे आग लगाएं तो ब्राइट वाइट फ्लेम होता है बकायदा। अगर कमरे में आप लाइट ऑफ कर दें तो रोशनी वो प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली ये लैब में अवेलेबल भी होता है। ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। ओवरऑल फार्मूला ऑफ कंपाउंड रहता है MgO। लेकिन चूंकि यहां पे हमने ऑक्सीजन को 2 लिखा है, तो इसलिए बेटा हम नंबर ऑफ एटम बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 2 है ये मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने 2 यहां पे भी लिखा। ये हम बैलेंसिंग आगे जब एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। कोई आपने ऐसा परेशान नहीं होना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंबस्ट हो रहा है, इट इज चेंजिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या कहा, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कंबस्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, सिर्फ कंबस्शन एक्सोथर्मिक नहीं होता, बाजों का तो ऐसा होता है जी कि हम किसी साल्ट को, किसी कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक होता है। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिन्हें आप वाटर में ऐड कर दो, उन्हें डिजॉल्व करें, तो वो भी एक्सोथर्मिक होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये बेटा है dissolving anhydrous salt, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट। अब बेटा आप लोग यहाँ पे परेशान नहीं होंगे कि ये सर आपने एनहाइड्रस से क्या लिखा है। एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर। कुछ साल्ट होती हैं उनके साथ होता है वाटर मालिक्यूल, वाटर को हम कहते हैं हाइड्रा, उन साल्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। क्या कहा बेटा मैंने, मैं यहाँ पे एक रफ पेज के ऊपर आप लोगों को बता दें, तो हमने एक रफ पेज बनाया हुआ था ना, या फिर आगे बना लेंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, खैर इट्स ओके, आपने तो ये नोट्स लिखे हुए हैं वैसे भी। मैं यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड ऑल ऑफ अस मस्ट बी ऑन द सेम पेज। मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको कहा है कि टर्म हाइड्रा हम यूज करेंगे, इससे मुराद होता है वाटर। ये हम बार बार पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस हम पढ़ेंगे, हाइड्रेशन हम पढ़ेंगे। हाइड्रा जो होता है इससे मुराद है वाटर। पता है ये जो हाइड्रोजन होता है, जिनका मतलब होता है फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस कहते इसलिए हैं, हाइड्रा मीन वाटर, जिन मीन फॉर्मेशन। हाइड्रोजन को जब आप आग लगाओ, कंबस्ट करो, तो ये वाटर में चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रा का मतलब क्या होता है, वो वाटर। अब मैंने आपको बताया हाइड्रेटेड साल्ट, अब हाइड्रेट से मुराद तो वाटर है। हाइड्रेटेड साल्ट मीन salt having वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सारी चीजें
हम डिफरेंट जगहों पे अगेन भी पढ़ेंगे, बट आई डोंट वांट कि जी आप रट्टा लगाएं और आपको पता ही ना हो कि आप क्या चीज याद कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा ये देखें बेटा, ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसके साथ इन रियलिटी 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं ये 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। नंबर को आप इग्नोर करें, मेन आप देख रहे हो वाटर है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड। कॉपर याद है मैंने आपको एक शीट दी थी जिसमें हमने चार्जेस की बात की थी, वहां पे मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए जब हम लिखते हैं इनका फार्मूला तो हम ब्रैकेट में उनका चार्ज उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो हम लिखते हैं हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। ये जो टू बेटा मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इस टू से मुराद है कि कॉपर के ऊपर चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव है। तो अब देखें बेटा मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रा मीन वाटर, हाइड्रेटेड साल्ट मीन साल्ट हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वो जो क्रिस्टल है वो जो सॉलिड है उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे ये एग्जांपल बेटा मैंने आपके सामने वो कर दी। और इसमें बेटा यहां पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट, यानी कॉपर टू सल्फेट के साथ वाटर अटैच है। अब अगर वाटर को हटा लेंगे, अब हम इसी वाटर को क्या करें बेटा, हटा लें, तो ये जो कॉपर सल्फेट है दिस बिकम एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर। एनहाइड्रस मीन व्हाट, विदाउट वाटर। तो जब आप एनहाइड्रस साल्ट को, आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरह के साल्ट के नाम याद करने की, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए हम अगर किसी एनहाइड्रस साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करें रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ये बेटा बेशक इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको एक रेफरेंस के तौर पर सारी चीज याद रह जाए। ठीक हो गया बेटा। तो यहां पे बेटा मैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी चैप्टर को, तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, डिजॉल्विंग एनहाइड्रस साल्ट, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट को लिखा विदाउट वाटर, तो ये बेटा हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है। अब बेटा बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये जो हम डिफरेंट पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कंबस्शन, कंबस्शन में चूंकि आपने अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिटेल में नहीं पढ़े, आपने मेन ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा हो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर हम कह रहे हैं कि डिजॉल्विंग एनहाइड्रस साल्ट। अच्छा अब मैं ना डिजॉल्विंग एनहाइड्रस साल्ट से एक चीज आपको और बताता हूं बेटा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजों की समझ आ जाए बेटा। ये बेटा हमारे पास वाटर है। अब ये जो वाटर है ना ये हमारी सराउंडिंग है, यूं समझ लें। इस वाटर में हम लोग एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट ऐड कर रहे हैं। और हम ये कह चुके हैं कि डिजॉल्विंग जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब अगर वो एक्सोथर्मिक है, लेट से इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, डिजॉल्विंग क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक से क्या मुराद है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस होगी वो सबसे पहले कहां जाएगी, वाटर के पास।
अब बेटा हम कह लेते हैं, लेट से इसका टेम्परेचर आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये बेटा आपके पास जब ये डिजॉल्व हुआ तो ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिसिस में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, कॉपर आयन एक्वस, सल्फेट आयन एक्वस है ना। अच्छा अब बेटा मुझे एक चीज बताइएगा, क्या टेम्परेचर फॉर एवर 35 रहेगा जब वो एक मरतबा डिजॉल्व हो गया फिर भी? नो। वेरी गुड बेटा मोहम्मद। देखो ना, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, बच्चों वाली चीज। ये बेटा पानी है, आपको याद है ना हमने पढ़ा था मेल्टिंग जो है वो एंडोथर्मिक होता है। आप इसमें आइस डाल देते हैं, ये मैं एंडो की बात करता हूं। यानी आपने घर में एक गिलास पानी का लिया, उसमें 5-6 आइस क्यूब्स ऐड कर दी, आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। पता है कब तक डिक्रीज होगा, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। जब आइस मेल्ट हो गई तो क्या वो पानी हमेशा ठंडा रहता है? आंसर इज नो। आप उसे अगर छोड़ दें तो इट रिटर्न टू द रूम टेम्परेचर, ये दोबारा उसी स्टेज में आ जाता है। तो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, when once chemical reaction is done तो टेम्परेचर हमेशा अपनी ओरिजिनल लेवल पे वापस आ जाता है। तो अब बेटा मैं इसे रब कर देता हूं, इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो मैं जो यहां पे आपको बात बताना चाह रहा था, जो कि हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है, यहां पे बेटा हम लोग लिख रहे हैं टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस, टाइम वैसे टाइम का यूनिट सेकंड होता है, आप बेशक मिनट भी लिख सकते हो, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ये बेटा हमारे पास ओरिजिनल वाटर का टेम्परेचर था, ये मैंने डॉटेड लाइन से ये यूं समझे कि रूम टेम्परेचर था। अब बेटा आपके पास प्रोसेस हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एंड इट रिटर्न टू दिस लेवल। तो ये बेटा आपके पास इन एक्सोथर्मिक टेम्परेचर राइज टिल प्रोसेस कंप्लीट, जो भी प्रोसेस है वो बेटा हमारे पास कंप्लीट हो गया, देन टेम्परेचर रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेवल, इनिशियल लेवल। जिस तरह मैंने आपको कहा ना आइस क्यूब है, वो आप पानी में ऐड कर दें, वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड इट कीप डिक्रीजिंग, लेकिन एक स्टेज पे आके बस ये स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोबारा राइज होगा एंड इट विल रिटर्न टू द रूम टेम्परेचर। तो ये बेटा आपके पास ग्राफ आ गया। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है बेटा? नोट कर लिया बेटा आपने जी? अब बेटा इसी पैटर्न पे हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ, हम कहते हैं जी कि हमारे पास जो भी नेक्स्ट नंबर है, ये हमने 3 लिख लिया था जी, तो अब बेटा हम यहाँ पे चौथे नंबर पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेशक आप यहाँ पे फ्यूल सेल भी कह सकते हो। बेटा फ्यूल सेल में क्या था, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी तरीके से बेटा रेस्पायरेशन,
रेस्पिरेशन में जो आपकी फूड होती है वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। respiration, food reacts with oxygen or food is oxidized। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आपके पास छठे नंबर पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फ्रीजिंग मेल्टिंग का अपोजिट है। ये इसी तरीके से बेटा आपके पास एवेपोरेशन का अपोजिट होता है कंडेंसेशन, यानी वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करें। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बेटा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, हमने अभी तक यूनिट नहीं पढ़ा, इसके बाद हमारे पास होगा एसिड बेस वाला यूनिट। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को होप्स हो कि एसिड और बेस के बारे में आइडिया होगा। नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूँ, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू जो होती है 7 से कम होती है, दे हैव मोर हाइड्रोजन आयन। और बेस जो होती है इनकी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है, दे हैव मोर ओएच आयन। तो हम यहां पे लिख देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या मतलब बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ये आगे हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अच्छा बाजू कहते ना एग्जामिनर इसको यूं भी लिख देता है H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव बेटा एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। HCl, H2SO4 जितने एसिड्स होते हैं उनमें H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ये बेटा हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इज चेंजिंग इनटू वाटर। वैसे भी आप बड़े क्लियरली देख रहे हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। ये बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो ये बेटा मैंने आपको कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स बताए। कोशिश मैंने की है बेटे एक एक एग्जांपल को थोड़ा सा और भी हाईलाइट करता जाऊं और भी आपको डिटेल बताता जाऊं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा अब बेटा हम आ जाते हैं एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स। जी बेटा कुछ आप मेरे ख्याल है पूछ रहे थे जी। अच्छा चले, थैंक यू बेटा। एंडोथर्मिक। अच्छा पहले नंबर पे मैं आपको कुछ फिजिकल प्रोसेस बताता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेल्टिंग, हमारे पास बॉइलिंग, हमारे पास एवेपोरेशन। ये सब के सब बेटा आपके पास क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये चूंकि एक्सो का अपोजिट है, याद रखिएगा एंडोथर्मिक डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। रीजन क्या होती है बेटा? रीजन ये होती है कि ये सराउंडिंग से हीट को गेन कर रहे होते हैं। अब जब आप हीट को रिमूव करोगे तो अंडरस्टूड है बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होगा।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना बेटा, आपके पास लेट से ये वाटर है, मैं आइस क्यूब की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है बेटा। ये हमारे पास आइस क्यूब है। अब आइस को मेल्ट करवाने के लिए हमें हीट चाहिए। वो हीट कहां से आएगी? इस वाटर से आएगी। तो इसका मतलब है वाटर से हीट रिमूव हुई, ऑटोमेटिकली वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो आप देखते हैं बेटा, जब हम आइस क्यूब को वाटर में डालते हैं, वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बेटा। और इसमें भी बेटा उसी पैटर्न पे एक चीज याद रखिएगा, यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं टेम्परेचर, यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं टाइम। लेट से ये हमारे पास लेवल था, ओरिजिनल लेवल, रूम टेम्परेचर। अब बेटा आपके पास जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बट अगेन इट विल रिटर्न टू इट्स एक्चुअल लेवल। ये प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, इट विल रिटर्न टू इट्स एक्चुअल लेवल बेटा जी। ये लेट से मैं इसको डॉटेड लाइन को कह देता हूं रूम टेम्परेचर। बिल्कुल उसी तरीके से एक्सो में हमने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड देन इट रिटर्न टू द रूम टेम्परेचर। यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे हम बेशक लिख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस टिल एंडोथर्मिक प्रोसेस, प्रॉपरली हम लिख देते हैं कंप्लीट। टिल व्हाट बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस कंप्लीट। देन टेम्परेचर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेवल। टेम्परेचर ओरिजिनल लेवल, जिसे बेशक आप लिख सकते हो रूम टेम्परेचर, वहां तक वापस आ गया। तो टेम्परेचर बेटा पहले डिक्रीज हुआ, जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल लेवल। अब बेटा हम यहाँ पे, ये तो हमने फिजिकल प्रोसेस लिखे हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वो तो। अब बेटा हम कुछ और भी लिखते हैं। अच्छा, एक और भी प्रोसेस होता है हमारे पास, है ना, अमोनियम साल्ट्स होती हैं। ये ए लेवल में इसका प्रैक्टिकल भी है। अमोनियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वो भी बेटा मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिजॉल्विंग, जो आपके कोर्स में स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, मैं उसी को लिख रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम, इसका फार्मूला होता है NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड के ऊपर होता है -1, NH4Cl। हम दो तीन जगहों पे ये पढ़ चुके हैं। जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे थे, वहां पे हमने कहा था एक साइड से अमोनिया आती है, एक साइड से HCl आता है, ये फ्यूम्स आपस में कंबाइन होती हैं, गैसेस कंबाइन होती हैं, एंड अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बन जाता है। तो ये बेटा हमारे पास डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर बेटा आपके पास जी। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। अच्छा, इस डिकम्पोजिशन को ना बेटा मैं फर्दर डिवाइड करूंगा डिफरेंट कैटेगरीज में। पहले नंबर पे तो हम इस डिकम्पोजिशन को समझते हैं कि व्हाट मीन बाय डिकम्पोजिशन। फिर हम सोर्स ऑफ डिकम्पोजिशन देखेंगे कि क्या डिकम्पोजिशन हम हीट से कर रहे हैं
क्या हम डिकम्पोजिशन लाइट से कर रहे हैं, क्या हम डिकम्पोजिशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं, वो फिर बेटा हमारे पास डिपेंड करेगा जी। तो डिकम्पोजिशन से क्या मुराद है? ब्रेकडाउन। क्या मतलब बेटा? वन सब्सटेंस। अब बेटा मैं मोल की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं एक कंपाउंड है आपके पास, लेट से कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कोई भी चीज, एक कंपाउंड चेंज इनटू मोर देन वन सब्सटेंस। अब वो जो कंपाउंड है वो एलिमेंट भी चेंज हो सकता है, छोटे छोटे कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में भी चेंज हो सकता है, इट डजंट मैटर। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेस हमारे पास डिकम्पोजिशन है, ब्रेक डाउन वन सब्सटेंस के बजाय आप यहां पे लिख सकते हो कि आपके पास कंपाउंड, क्योंकि नॉर्मली कंपाउंड को ही हम ब्रेक कर रहे होते हैं, ये बेटा आपके पास चेंज हो रहा है इनटू मोर देन वन सब्सटेंस। अब मैं यहां पे कंपाउंड नहीं लिख रहा, क्योंकि यहां पे वो एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे H2+I2। ये देखिएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड चेंजिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिएगा बेटा आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड, it is changing into magnesium oxide प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। एक मिनट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है, 4, ये ऑक्सीजन गैसेस। ये बेटा हम थर्मल डिकम्पोजिशन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अब देखिए बेटा, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो ये एलिमेंट है, इसीलिए हमने यहां पे सब्सटेंस लिखा है। तो डिकम्पोजिशन से मुराद ये होता है कि आपके पास कंपाउंड वन सब्सटेंस, इट इज चेंजिंग इनटू टू और मोर सब्सटेंस, आपके पास मोर देन वन सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा होता है बेटा आपके पास। अब चूंकि डिकम्पोजिशन के लिए डिफरेंट वे ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है, तो अब बेटा हम यहां पे एक टर्म यूज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। हम ऑलरेडी ये बात बार बार पढ़ चुके हैं। थर्म से मुराद होता है हीट, थर्मामीटर याद है ना बेटा आप लोगों को? थर्म से क्या मुराद है? हीट। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, थर्म से मुराद है हीट। इसमें बेटा हम कह रहे हैं हीट इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन, यानी आप हीट को प्रोवाइड करो, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यही बेटा जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, पहली एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या बेटा हमने प्रोवाइड की? हीट एनर्जी प्रोवाइड की, दैट इज नोन एज व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म से क्या मुराद है बेटा? हीट। इसी तरीके से बेटा भी हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस, ये फर्दर इसकी ब्रांच आ जाती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिसिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। यानी आप इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करवा रही है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। याद है ना बेटा हमने ये चीज पढ़ी है। लेट से हमारे पास ये है लेड ब्रोमाइड मोल्टन, हमने यहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया विच इज बाय द डीसी सोर्स। तो ये बेटा लेड लिक्विड प्लस Br2 गैसियस। अच्छा, फिजिकल स्टेट ना भी लिखिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये वैसे लेड सॉलिड होता है,
ब्रोमीन लिक्विड होता है, लेकिन ये बेटा हमारे पास हम स्पेसिफिकली लिख रहे हैं ड्यू टू हायर टेम्परेचर। तो देखिए ये भी डिकम्पोजिशन की एक टाइप है। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा हम यहां पे पढ़ते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या मतलब बेटा? फोटो कहते हैं लाइट को। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, बाय द वे फोटोसिंथेसिस आल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें भी लाइट रिक्वायर्ड होती है। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रही है। ये इसी तरीके से फोटो सेल, फोटॉन, ये डिफरेंट चीजें। तो यहां पे बेटा हम कह रहे हैं decomposition in presence of light। जी जी बेटा, जी जी बेटा, ये भी डिकम्पोजिशन का पार्ट है। ये बेटा सभी ये सारी की सारी डिकम्पोजिशन के हैं। मेन हमारे पास है डिकम्पोजिशन जिसमें हम एक सब्सटेंस को, एक कंपाउंड को एक से ज्यादा सब्सटेंस में चेंज करें। अब वो सोर्स हमारे पास क्या है? अगर तो वो सोर्स हमारे पास हीट है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, सोर्स लाइट है तो फोटो डिकम्पोजिशन, सोर्स इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रोलिसिस। देखो ना, एक ना आजकल तो खैर नहीं होता, पहले ये होता था, कैमरा होता था उसमें ना एक फिल्म डाली जाती थी, 30 या 36 उसमें तस्वीरें बनती थी, ठीक है जी। और उसको ना जब डेवलप किया जाता तो डार्क रूम में डेवलप किया जाता था फोटोग्राफिक फिल्म को। अगर उस पे लाइट पड़ती थी तो वो चेंज हो जाता था, यानी वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता था, ब्लैक हो जाता था। वो था क्या चीज? ये बेटा हमारे पास कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड। यूज फॉर कोटिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म। अब बेटा इस सिल्वर ब्रोमाइड पे जब यहां पे हम लाइट यूज करते हैं, इट चेंज इनटू सिल्वर सॉलिड। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था हेलोजन्स डाई एटॉमिक होते हैं, तो ब्रोमीन डाई एटॉमिक है, ब्रोमीन को Br2 लिखेंगे, यहां पे तो एक Br है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिल्वर भी 2 हो जाएगा बेटा। याद रखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। यहाँ पे Br2 लिखा है तो हमने Br को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली सिल्वर भी 2 हो गया, हमने यहाँ पे सिल्वर को भी 2 से किया। मैंने आपको कहा कि हम जब एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम इन चीजों को और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, आयनिक इक्वेशन क्या होती है और इस तरह की चीजें इंशाअल्लाह ताला जी। एक और प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं क्रैकिंग। ये इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है, डी पार्ट, फोर्थ कैटेगरी। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। बस सिर्फ यहां पे फॉर द टाइम बीइंग आपने क्रैकिंग याद रखना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिकम्पोज करते हैं आइदर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो वो बेटा हम यहां पे लिख देता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ large organic molecule by using catalyst or heat
लेकिन हीट जब हम यूज करेंगे तो हम यहां पे लिखते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन के नीचे नहीं रख रहे। हालांकि इसे थर्मल क्रैकिंग हम कहेंगे या कैटालिटिक क्रैकिंग कहेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप है, क्रैकिंग इज अनदर वो आपके पास है। तो ये देखिए बेटा, मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बता दी कि हमारे पास डिकम्पोजिशन, ये फिफ्थ एग्जांपल। अच्छा, आप इसी को ना 6 7 भी कर सकते हो, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया और ये चीजें बेटा आपके सामने कर ली। ये 6 अभी हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। आप सबको आइडिया है, प्लांट जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए एनर्जी अपनी फूड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये बेटा एनर्जी को, सनलाइट को यूज कर रही होती हैं। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आखिरी एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड का जो बेस के साथ रिएक्शन था वो हमारे पास एक्सोथर्मिक था, लेकिन एसिड का रिएक्शन, लेट्स से हम कहते हैं NaCl, अगर इसका रिएक्शन हम करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये बेटा एसिड बेस वाले चैप्टर में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो बकायदा कैसे रिएक्शन बनता है, क्या ऑब्जर्वेशन होती है। लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस H2O लिक्विड। ये मैं ताकि लिक्विड को थोड़ा सा क्लियर करके लिख सकूं, H2O लिक्विड, और ये हमने बना दिया। तो फिलहाल बेटा हमने एसिड बेस वाला यूनिट नहीं किया, इसलिए बेटा मैं यहां पे आपको कह रहा हूं कि हमारे पास एसिड का रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाकी बेटा हम उसमें नहीं जाते जी। तो ये भी बेटा हमारे पास हुआ। तो अब बेटा मैंने आपको फुल डिटेल में एंडोथर्मिक वाला यूनिट बता दिया, जिसमें हमने पढ़ा एंडोथर्मिक की डेफिनेशन, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी हम कैसे कह सकते हैं रिएक्शन एंडो है, एक्सो है, ये सारी चीजें। इसकी बेटा 2 वर्कशीट है, ये वाली वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की है, ये बेटा आप लोगों ने लाजमी लाजमी करनी है। फिर ऑब्वियसली हम ये जब कर लेंगे, ये बल्कि मैं आपको कल तक करवा भी दूंगा बेटा, और फिर उसके बाद बेटा एक और वर्कशीट भी मैं शेयर करूंगा। बेटा मैंने होमवर्क आप लोगों को भेजा है, काइंडली एवरीवन होमवर्क आपने लाजमी लाजमी करना है, होमवर्क पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब देखें बेटा, ये हम यहाँ पे वो कर लेते हैं जी, पहला क्वेश्चन। 2 4 मिनट हमारे पास है, तो हम इस एक आध क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले तो ये बताएं, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? अब आपके पास 2 वे हैं इसे डिसाइड करने के। वे नंबर 1, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, यानी हम ये पढ़ रहे थे कि डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप बेटा गौर से देखें तो ये रिएक्टेंट की वैल्यू है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, मीन एक्सोथर्मिक। अच्छा, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो ये देखिएगा बेटे, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। वैसे अपवर्ड हम नॉर्मली करते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए, ये वाला एरिया ये रिक्वायर्ड है।
ये एनर्जी यहां से लेकर यहां तक ये गिवन आउट है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि गिवन आउट ग्रेटर है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड। तो अगर एनर्जी गिवन आउट ग्रेटर है तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब बेटा हम ऑप्शन देखते हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन X2 एंड Y2 बॉन्ड्स आर ब्रोकन। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग, किसी भी चीज को ब्रेक करना हो तो वो बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक होता है। एनर्जी इज नीडेड XY बॉन्ड इज फॉर्म, ये भी गलत है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव, ये देखें बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा एच इज नेगेटिव, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो इस पैटर्न पे बेटा आप लोगों ने, हर एक बच्चे ने इन क्वेश्चंस को करना है, लाजमी करना है बेटा, बिल्कुल केयर के साथ। और जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा बेटा आपने मुझे बताना है।